जी। भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भाई गोविंद बीरा कश्यप जी से। तो अभी हमने उनके जीवन परिचय के बारे में जाना और अब हम बातचीत करते हैं उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन की यात्रा आरंभ की, क्या क्या उपलब्धियां उनको प्राप्त हुई, क्या क्या पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई, क्या गोष्ठियां सम्मेलन उनके रहे। इस तरह से बहुत सारी बातें आज हम उनसे जानेंगे। तो गोविंद जी, स्वागत है आपका। भारतीय साहित्य मंच को फिर पुनः नमन करता हूँ। और बचपन से ही मुझे कुछ लिखने का शौक था। छोटी मोटी कविताएं लिखना, स्कूल में सुनाना। वो धीरे धीरे फिर वो मेरे पैशन बन गया। धीरे धीरे मतलब मैं उसको अच्छे स्तर में लिखने लग गया। फिर मुझे लोगों की तालियां मिली और यार दोस्तों की। तो सब कभी बैठते थे हम लोग तो कहते भाई गोविंद कुछ सुना यार, कुछ सुना यार। तो उससे मुझे प्रोत्साहित किया मेरे को बहुत। तो धीरे धीरे ऐसा चला। फिर एक दो बार कुछ उसमें त्रुटियां भी हुई। वो त्रुटियां मैंने देखी कि क्या त्रुटियां हैं। अब मैंने जो एक अच्छे कवि आए थे हमारे, ये बार घर पे आए थे हमारे। वो अशोक पांडे जी नाम है उनका। और वो डबराल जी के साथ के हैं। तो उनको मैंने बताया, नैना शौक था। मैंने कहा भाई साहब मैंने कविता बनाई है, देखिए। बोले, उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि गलत बनी, नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, तू और कुछ पढ़ो, और किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे कवियों की किताब पढ़ो, फिर तू कुछ। ये उन्होंने इतना कहा बस। ये उनकी एक महानता थी। उन्होंने मेरी कविता को उन्होंने खराब है, बेकार है, ये नहीं कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा और कुछ पढ़ो, तुम और पढ़ने की जरूरत है। ऐसे फिर धीरे धीरे मैंने सुधार किया। और आज साहित्यिक मंच को मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज मेरा आज साहित्यिक परिचय के लिए मुझे बुलाया है। और मैंने अपने स्कूल लाइन में जो कुछ एक दो स्टार्टिंग में लिखी थी मैंने कविताएं। आपकी कविताएं हम तीसरे लिंक में सुनेंगे गोविंद जी। अच्छा तो अच्छा। यहाँ तो हम खाली उस आपके जीवन पर, साहित्यिक जीवन पर जी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे आप इस जीवन में आगे बढ़े। और जी। जी, वो सब बातें आज बताइए। हाँ, तो बस पहले शुरू में क्या हुआ, गानों का सिलसिला चला। स्कूल में बैठते थे, जब पीरियड खाली होता था तो दोस्त लोग डेस्क में अपने बजा करके कोई कुछ सुनाता था, कोई कुछ सुनाता था, कुछ सुनाता था। तो धीरे धीरे उसमें शेर शायरियाँ भी होती थी, कुछ कविताएं होती थी, गजल होते थे, गीत, फिल्मी गाने होते थे उन दिनों। फिल्मी गानों का बहुत क्रेज था। हाँ, जो वो गाना मतलब आजकल के जो गाने हिट होते हैं वो तो जवान में रहते नहीं है हमारे। क्या गाना गाया, गाया चला गया। लेकिन कुछ गाने पुराने हैं वो अभी तक हमको याद हैं। तो आप सभी को याद होंगे वो। तो वो गाने जो थे हम लोग अक्सर खाली पीरियड में हम लोग सुनाया करते थे एक दूसरे को। तो एक मेरा दोस्त था, एक मुसलमान था, मोमडन था वो। तो वो गाना गाता था वाला एक डेस्क में, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हम्म। तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने घर आकर के, हाँ तुम मुझे यूं भुला भुला पाओगे, उसको लेकर के कुछ तोड़ मोड़ करके अपनी कविताओं में मतलब मैंने उसको ढालने की कोशिश करी। हम्म। इस टाइप से फिर मैं मेरा कविताएं और लिखने की मेरी रुचि इसे धीरे धीरे बढ़ती गई। हम्म। तो कितनी कविताएं लिख चुके हैं आप, कुछ याद है? कविताएं तो ऐसे ना, अगर मैं अपनी डायरिया और कुछ पन्ने देखूंगा तो बहुत बहुत सारी कविताएं हैं। लेकिन उनको मैंने अभी कलेक्शन करके एक किताब भी बनाई है, छपाई भी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि बच्चों की भी जो होती हैं बाल कविताएं, जी। प्रेरणादायक बाल कविताएं, वो भी मैं काफी लिखी हैं। उसको अभी पब्लिकेशन नहीं कराया है, हाँ। वो भी चल रहा है पर। तो इन पर कितनी पुस्तकें आपकी अब तक छप चुकी हैं?
अभी मेरी एक ही पुस्तक छपी है बस केवल। एक क्या नाम है उसका? कुछ सामने पड़ी है तो मन कुछ, दिखाइए। ये है सर ये। हाँ, क्या है? मन, मन मन कुछ कुछ कहता कहता है। है। वाह! मन कितनी कुछ कहता है। कविताएं हैं इसमें? इसमें 50 कविताएं हैं। अच्छा। सॉरी, 100, 104 कविताएं हैं। एक कविताएं। वाह! बहुत सुंदर। तब तो उसमें मिक्स मिक्स है। उसमें कविताएं भी हैं, मुक्तक भी हैं, दोहे भी हैं, और कुछ देशभक्ति के गीत भी हैं। क्योंकि ये शुरुआत थी ना, कलेक्शन के बना लिया। अब धीरे धीरे फिर पता लगा इसमें क्या क्या वो कमियां हैं। अब उसको जो नेक्स्ट किताब छपेगी उसमें फिर वो एक तरीके से छपाई जाएगी। इसमें ये कहनी चाहिए वो है ये कि सब पहली पहली पुस्तक में अनुभव नहीं होता है ना। यहाँ पहली पुस्तक सभी कुछ छपवाने। जी जी। जी। सही कहा आपने। दाल मोठ भी है, सब मूंगफली भी है। हाँ। तो कभी कभी सम्मेलनों में या गोष्ठियों में तो आप हमारे साथ तो आए रहे, और भी कहीं जाना हुआ तो? जी हाँ, अक्सर मेरा, सर हमारा साहित्य सृजन संस्था है हमारी, उसमें हमारी मासिक गोष्ठी होती है, उसमें जाती हैं। और उसके अलावा भी मतलब कभी जो मंच जो यहाँ सजते हैं उसमें भी मुझे आमंत्रित किया जाता है। वहाँ भी अपनी काफी पैर चलता रहता है। और फिर जब मैं जॉब में था, अल्मोड़ा में पोस्टेड था, तो वहाँ आकाशवाणी अल्मोड़ा से भी मेरा कविता पाठ हुआ था। फिर रामपुर रामपुर आकाशवाणी से कविता पाठ हुआ। फिर हमारे पास सामुदायिक एक एक केंद्र है, सामुदायिक रेडियो केंद्र, पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जी। वहाँ हम लोग अक्सर जाया करते थे, सारे कवि जितने भी हैं हम लोग, स्थानीय हल्द्वानी के और किच्छा और रुद्रपुर के, सब कवि लोग हम वहाँ जाकर के सामुदायिक जो उनका प्रसारण होता है, वो 20 किलोमीटर की रेंज में होता है, किसान भाइयों के लिए जो होता है, उसमें भी वो बीच बीच में वो साहित्यिक गतिविधियां वाले प्रोग्राम भी रखते हैं, काव्य गोष्ठियां या इस टाइप के प्रोग्राम, साहित्यिक परिचर्चाएं। तो उसमें भी मुझे भाग लेने का काफी अवसर मिला। अच्छा। वहां भी जाता था तो कभी और कुछ काफी मंचों। पुरस्कार वगैरह भी कुछ मिले होंगे? सर कोई ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार तो नहीं मिला, वैसे काफी छोट मतलब वैसे पुरस्कार तो अक्सर मिलते रहते हैं मंचों पर, तो सम्मान मिलते रहता है। और जो हमारे जो वाले ऑनलाइन मंच उस पर तो काफी पुरस्कार मिले हैं, काफी मैंने शेयर भी किए हैं। और वैसा कोई ऐसा कोई बड़ा पुरस्कार जो हो जिसमें जिसको कि मतलब नाम होता पुरस्कार का, वो पुरस्कार का अभी मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया इतना। इस जो मंच पर आप लोगों ने हमें देखा, मुझे ये बहुत बड़ा पुरस्कार लगता है मेरे को। सही है। बहुत सुंदर। आपने बुलाया, मेरे लिए पुरस्कार है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? बहुत सुंदर बात। ये पुरस्कार है मेरे लिए। तो और कुछ अपने साहित्यिक जीवन के बारे में बताइए, कोई खास विशेष यादगार साहित्य सम्मेलन कोई आपका रहा हो? यादगार साहित्य, सर ये बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। हमारी साहित्य सृजन संस्था जो थी, उसमें बिशंबर कोठारी जी हमारे जो अध्यक्ष जी थे। तो एक बार किसी साथ में किसी कवि महोदय के साथ में मैं भी चला गया था उनके साथ में। बोले कश्यप जी आओ, यहाँ पर काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, हमारा तो ले जाते हैं आपको। तो मैं गया हूँ उनके साथ। जी तो वो जो अध्यक्ष जी थे हमारे कोठारी जी, बड़े रोबिले और बहुत उस टाइप के थे। तो वीर रस की कविताएं सुनाया करते थे वो। जी। बोले ये उन्होंने आपके साथ में आए हैं, उन्होंने बताया कि कश्यप जी हैं और ये भी कुछ अपना थोड़ी रुचि उचि रखते हैं, तो उसको सुनाते हैं। तो बोले कुछ लायो बना करके, हम्म। कुछ सुनाने के लिए आयो। मैंने सर मैं सुनाने को लाया नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, और कुछ सुनने आया हूँ मैं, तो आज देखने आया हूँ कैसा होता है क्या होता है। तो उन्हें कुछ है तो सुनाओ आप, हम्म। कुछ सुनाओ। तो मेरे हिम्मत करके उनको एक अपनी रचना सुनाई थी। वो रचना मेरी इतनी पॉपुलर रही उनके पास से, वो मुझे फिर दूसरी बार मुझे सुनाने में मुझे अजीब सा झिझक से उठती मेरे को कि अच्छा। मैं कैसे कहीं ना वो ना हो। लेकिन वो इतनी अच्छी रचना उनको सुनाई, उनको वो काफी मतलब प्रभावित हुए वो। बोले यार अब इनका नाम लिखो और हमारे उसमें आप आया करो कश्यप जी, हमारे मेंबरशिप लोग बनो। वो मैंने रावण की व्यथा सुनाई थी। अच्छा, रावण की जी। व्यथा।
रावण का दर्द, रावण के पुतले का जो खड़ा होता है, रावण के मैदान, राम दशहरे के मैदान में खड़ा होता है, तो हम्म, रामचंद्र जी पे तीर, तो रावण का पुतला क्या कहता है वो, जब अपनी टूटी वूटी उसमें मैंने सुना दी, तो उनको बहुत अच्छी लगी, उसका मतलब भाव अच्छे लगे उनको, अच्छा। कि जो यथार्थ को लेकर के आज समाज में जो हो रहा है, उन्होंने उसको कैच किया, बोले हाँ वास्तव में ऐसा समाज में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो बड़े कवि होते हैं वो कहते हैं कि जिस कविता में भाव ना हो तो वो निष्क्रिय कविता मानी जाती है। हम्म। शुरू शुरू में मेरे वो कविता में उनको भाव मैंने ढालने का प्रयास किया, और अभी भी मेरा वो प्रयास रहता है कि हम कुछ जो भी लिखें उसका कुछ आगे, उसका इम्पैक्ट संदेश आगे कुछ जाए उसका। बहुत सुंदर। ये तो अ, गोविंद जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको अल्मोड़ा आकाशवाणी से, और दूसरा कहाँ था? रामपुर। रामपुर आकाशवाणी रामपुर आकाशवाणी, और विजयपुर, सामुदायिक केंद्र पंतनगर से, इन जगहों से आपको मौका मिला अपनी कविताएं सुनाने का। तो जी। कभी एक मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, कभी वो वाह वाह क्या बात है, उसमें भी कभी आप गए या ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ, जी हाँ, उसमें बाबा क्या बात में भी काफी मुझे अक्सर वहां से तो सम्मान मिलता रहा है बीच में। हालांकि उस मंच पे मैं तब, जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ तो उधर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और हमारा एक जो और मंच है उसमें 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 टाइम नहीं मिल पाता है। तो बाबा क्या बात में मैंने काफी अपनी रचनाएं प्रेषित की वहां से, मतलब उन्हें खुद कहा एक बार फोन करके, बाबा क्या बात है। अच्छा। तो वहां जी। पे जाना भी हुआ है कभी, उनके मंच से कविताएं भी नहीं, पढ़ी जाने हैं? नहीं तो, जाना हो नहीं पाया, ऑफर आए 2 बार जाने के, लेकिन जा नहीं पाया मैं, अच्छा। वैसे ही ऑनलाइन। 2 बार ऑफर आई आपको? जी हाँ, ऐसा, जाने नहीं। तो ऐसा मौका क्यों छोड़ा आपने? वहां से तो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि सर ऐसा मेरा जॉब था उन दिनों। अच्छा, जॉब छुट्टियों के, हाँ, छुट्टी की वजह से नहीं? क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया था एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अच्छा। इसलिए मुझे बहुत से ऑफर आए। एक बार तो एटा से भी आया ऑफर, बरेली से आया। मैं बहुत ही छोड़े मैंने प्रोग्राम, मतलब जा नहीं पाया। अच्छा। और दूसरा मुझे एक कहना चाहिए, लापरवाही समझ लीजिए आप, कि करे कौन जाए, क्या करना है, अपना ही सही चल रहा है ये, इस टाइप के भी रहा मेरा कुछ, अपनी कमियां भी नहीं, मतलब अच्छा, ज्यादा इस ओर भागा नहीं मैं। जी। भाग, यही बात है, ज्यादा वो लगा नौकरी, नहीं। नौकरी के चलते समय निकालना भी मुश्किल होता है। हाँ। हर बात। तो और कोई बात आपके साहित्यिक जीवन की जो आज आप साझा करना चाहते हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि साहित्य में जो आदमी जितना कहना चाहिए, मैं मर्मज्ञ हूँ, विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि बन गया हूँ, ये तो जो लोग कहते हैं, और गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा प्रयास निरंतर निरंतर, आपसे सीखना है, उनसे सीखना है, डॉक्टर साहब जैसे प्रतिष्ठित हमारे विद्वान लोग के साथ में जुड़ा हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं हम, तो कुछ कुछ मैं चाहता हूँ कुछ सीखूं, कुछ 2 बूंद समुद्र से भी मतलब उठाऊं, तो वो कुछ मेरे लिए, मतलब सब सबके हितार्थ हों, और मेरे लिए, मुझे सुखार्थ हो मेरे लिए, सबके हितार्थ मेरे सुखार्थ। देशकार। बहुत सुंदर बात। ऐसा ये है मेरा। और अभी मैं कुछ बात कह रहा था, वो मेरे माइंड से उतर गई। वही कोई वो खास, अच्छी बात थी वो। हाँ, कुछ अच्छी बात, खास बात आप बताने जा रहे थे? हाँ, यही थी, मतलब इसको लेकर की थी कि किस साहित्य में ठीक है, चलो, आपको थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो बता देना। साहित्य जी में जी। आपने कभी तो किसी को, हाँ, कोई अपना गुरु किसी को मानते हैं आप साहित्य में, जिससे? साहित्य में देखिए सर, जितने भी मुझे सीनियर मिलते गए सबको भी मैं अपने गुरु जैसा माना। ऐसा कोई कवि नहीं है कि उसको मैं अपना, जैसे हास्य कवि है कोई जैसे, या कोई सुमित्रानंद पंत जी हैं जो उस पर लिखते हैं, प्रकृति पर लिखते हैं। ऐसा कोई मैंने वो नहीं माना, क्योंकि मैंने हर विधा में, मतलब मेरा वो रहा प्रयास कि हर विधा में मैं तो अपने को, तो सब मुझे सभी प्रेरणा देते गए।
कभी मैंने हास्य में भी मतलब अपने हाथ आजमाया। कभी प्रकृति पर लिखा, प्रदूषण पर लिखा, बच्चों पर लिखा। इसमें मतलब मेरा सब पे रहा। तो ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा कोई एक गुरु नहीं कहूंगा। सभी मेरे जो वरिष्ठ कवि लोग हैं सभी मेरे गुरु हैं। तो, ये है। तो नहीं, गुरु मतलब जहाँ से आपने रचनाएं करना लिखना सीखा, उस समय किसी ने आपको एडवाइस किया? एक तो आपने अभी नाम बताया ही था, तो हाँ, अशोक पांडे जी। हाँ, तो इसी तरह से क्या होता है ना, हाँ किसी न हाँ। किसी का सानिध्य मिलता है तब आदमी सीख पाता है। हाँ, वैसे मुझे मिला मिला मैं बता रहा हूँ, अशोक पांडे जी मिले। पी विशंबर कोठारी जी हमारे साथ के अध्यक्ष जी जो थे, वो मिले। उन्होंने कहा भी कुछ सुनाओ। मैंने मेरे पास कुछ मैं लिख के लिए नहीं गया था। बोले जो है मुझे मुझे सुना दो। कोई हम्म, आए हो तो सुना दो कुछ। जो जब आप हमारी गोष्ठी में आए हो तो उसी उसका मान रखो, प्रतिष्ठा रखो उसकी। आप कुछ सुना के जाओ। हम्म। तो उन्होंने मतलब ऐसे लोग मिलते रहे। वही सब मेरे मतलब मेरे आदर्श बनते गए। ये तो है। और कवि आप हैं? अरे, तो कविता, जब हम लोग कविताओं की जब रचनाएं करते हैं तो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवियों को, कवियत्रियों को हम पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई जी। आपका प्रसिद्ध कवि रहा हो, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या निराला जी हैं, या पंत जी हैं, या महादेवी वर्मा जी, कोई भी जिसकी रचनाएं आपको बहुत प्रभावित करती हो? हाँ मतलब निराला जी की कविताएं भी मुझे पढ़ी है मैंने। सुमित पंत जी की जो उन्होंने प्रकृति में जो और श्रृंगार रस पे जो उन्होंने लिखे हैं। फिलहाल मुझे अभी वैसे कुछ याद नहीं। याद तो है नहीं, हम्म, लेकिन हाँ उनकी रचनाएं से मैं कभी प्रभावित हुआ हूँ। जो उन्होंने एक बार बुरांस का वर्णन किया था जंगल में, उसका मुझे मेरी मेरी स्मृति में अभी तक याद है। और महादेवी वर्मा जी ने भी मतलब नारी के बारे में काफी लिखा है। वो मुझे मुझे उनकी कविताएं मुझे प्रभावित करती हैं। बहुत सुंदर। तो आपके विचार से किस तरह की कविताएं समाज में अधिकतर होनी चाहिए, या दी जानी चाहिए, जिनका प्रभाव पड़े समाज में? सर ऐसा ना, साहित्य कविताएं जो है किसी उसकी बहुत सारी विधाएं हैं। हास्य भी हो सकता है, श्रृंगार रस भी हो सकता है, गीत गजल दोहे मुहावरे सोटे, मतलब जितनी भी विधाएं हैं उनमें किसी न किसी विधाओं में मतलब समाज को अच्छी ही मतलब बात रखी जो समाज के मतलब कल्याण के लिए हो। मैं तो ये मेरा तो यही मानना है। हम्म, ऐसे कोई असली या कोई जैसे आजकल जो मंचों पर जो चल रहा है, वो अपनी पत्नी को ही लेकर के मतलब वो भी हाथ हाथ धो के ये कहा मेरी। फुहड़ता वाली रचनाएं। हाँ, इस टाइप की रचनाएं जो होती है भाई, तुम तो एकदम नारी का सम्मान कर रहे हो। नारी नारी समझे पूज्यते है हम्म, कि तुम कह रहे हो उधर पे तुम मेरी पत्नी के बारे में तुम मतलब ऐसे शब्द मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम वाह भाई लूट रहे हो बटोर रहे हो। तो वो सर मुझे पसंद नहीं है। धन्यवाद। कविताओं में नारी का भी अपना योगदान है। हमारे परिवार में भी उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसकी कुछ कुछ बातें अच्छी बातें, अगर तुम्हें कुछ हाथ से करना भी है तो उसके हाथ का जो आउटपुट निकले तो कुछ अच्छा ही लेके निकले। उसकी कमियां लेके ना निकले। ये मेरी मतलब सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। समाज में और आपकी सर एक खुद। बार तुम्हारे फिर। जी, जी। जी, मुझे जी। तो ये ना, राजनीतिकरण नहीं होने चाहिए। साहित्य का राजनीति, राजनीतिकरण जो करते हैं। राजनीति से प्रेरित रचनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे भी आपस में राजनीति करते हैं कुछ लोग, कभी लोग, वो हम्म, चीज भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, उससे भी सही, मन। सही कहा आपने। राजनीति आजकल हर जगह है। जी जितने भी सरकारी साहित्यिक संस्थान है ना, यहाँ पर जी भी। मैं तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन है ना दिल्ली में, उनसे जुड़ा हूँ। तो मैंने जी देखा जी। है कि यही सब होता है, काफी कुछ होता है। बल्कि 22 तारीख का इनविटेशन भी है मुझे वहाँ पे, तो। दिल्ली में रेलवे स्टेशन के सामने एक पुस्तकालय, एक हाँ, वो है हाँ, रेलवे। हाँ, वहां पुस्तकालय। पर भी सर मैंने एक बार वहाँ पर भी। कविता पाठ किया था मैंने वहां पर भी, दिल्ली अच्छा, में। बहुत पुराना है वो, जी जी। पुराना है। हाँ बहुत पुराना, यहाँ पर कुछ कवि लोग थे
तो मेरा भी वहां पर जाना हुआ था किसी के माध्यम से। तो वहां पर सब कवि लोग तो मैंने भी अपनी कविता वहां पर, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 20 15 20 साल पहले की बात है। तो वहां पर भी मेरे कविता पाठ थे वहाँ। वाह। लेकिन वही था ना, नौकरी के चक्कर में, घर के चक्कर में मेरा मतलब मुझे मुझे संपर्क बहुत मिला और बहुत ही मुझे सोर्सेज मिले, लेकिन मैं अपने ऐसे जा नहीं पाया, ऐसे ही रहा मेरा। समय समय की व्यस्तता के रहते आप जा नहीं पाए। दूरी की व्यस्तता, समय की व्यस्तता, सब कुछ ये तो है। आजकल तो जब से ये मोबाइल चले हैं, हर एक आदमी जो है कवि बन चुका है। तो जी जी। आपका क्या कहना है, ये क्या भविष्य है ऐसी कविताओं का? सर ये ऐसा ना, जो कविताएं, जो मोबाइल वाली जो कविताएं हैं, वो यहीं तक सीमित रह जाएंगी। और लोग उनको मतलब, जो स्मृति में नहीं रहेंगे ये लोग। जी। मोबाइल बंद हुआ, फिर वो भूल गए। ये है। मोबाइल पे भी अच्छी बात है, मोबाइल जो हमको साधन मिला है, माध्यम मिला है। आज मोबाइल का ही जो देन है, आज हम और आप जुड़े हुए हैं, सही है। लेकिन उस पर भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इसका। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि कविताओं का जो स्तर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? कविताओं का स्तर, सर मैं तो कहूंगा अच्छा बढ़ रहा है। लोग कुछ नई चीज, नई विधा सीख रहे हैं, ये मोबाइल के माध्यम से सीख रहे हैं। जैसे कि ये हाइकू हाइकू ये बहुत चले हैं, जो पहले भाई लोग को, हाँ जानते नहीं। हाँ। हाँ, तो उसपे भी अब ये जापानी जो विधि है, विधा है लिखने की, तो उसपे भी लोग देखते हैं कि यार ये हाइकू भी है, तो इसमें भी हम कुछ करें। तो मतलब एक कवि जो है मतलब कुछ कविताओं में लेके सीमित रहेगा कि वो शेर, दो शेर लिखने, या कुछ उन्हें कुछ अपनी मोहब्बत के कुछ दो गीत लिख दिए, उसपे नहीं है वो। और उस पर उसका रुझान बढ़ रहा है और नई नई चीज सीख रहा है। तो यानी कि उसका दायरा बढ़ रहा है, उसके साहित्य का दायरा बढ़ रहा है उसका। कुल मिला के और फायदा ये हो। उसका उसका आगे जाकर अच्छा ही उसका रिजल्ट निकलेगा। फायदा हो। कितनी छंद है। जैसे छंदों में देखिए कि हम तो खाली जैसे छंद होते थे, घनाक्षरी छंद होता था। अब हमें पता लगा कि कुकुब छंद, टांटक छंद, लावणी छंद ये होते हैं सब। ये मोबाइल के माध्यम से पता लगा हमको। हमें कौन सिखाने आ रहा है? तो मोबाइल से अच्छा गुरु आज के तो साहित्यों को है ही नहीं। आज सब विधाएं हम जो मोबाइल से सीख लेते हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, गूगल से सीख रहे हैं। और सारी विधाओं में हम लिखने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो तो मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। इसका मतलब पॉजिटिव वे में लेकर आऊं मैं। पॉजिटिव वे में। तो जी। अच्छी बात आपने बताई कि आपका ये मानना है कि मोबाइल के माध्यम से आजकल हम कई विधाओं की जानकारियां हमको मिल रही हैं, जी। और इसका भविष्य आप उज्जवल मानते हैं। तो विधायक मिल रही है, और नए नए कवियों से हमको संपर्क भी हो रहा है। दूर दराज बैठे हैं जो लोग, दूसरे उनसे परिचय हो रहा है हमारा, हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये बहुत, वरना हम एक कुएं के मेढक बन के नहीं रहे हैं अब हम। ये बहुत होता था। आज हम ये लोग पहचानने लगे हैं। लखनऊ में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, कहाँ कहाँ से लोग, एक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हल्द्वानी काठगोदाम जैसे छोटे काज मंच में लोग पहचान रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई साहित्यिक गतिविधियां हो रही हैं। तो उसका काफी सारा असर पड़ रहा है। सर पर रहा है। जी। तो और कोई विशेष बात आपके साहित्यिक जीवन की जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सर फिलहाल तो यही रहा, मतलब जो अपने लिखते गए, सुनाते गए, सुनते गए, यही चलता रहा सिलसिला। और अब उसके बाद कुछ ये सोचा है कि जो हमारा जो अच्छी जो मतलब सराहनीय जो, जिनको सराहा है मेरी कविताओं को, रचनाओं को, उसका एक संकलन बनाऊं। और वो संकलन फिर मैं आप लोगों के बीच में उसको विमोचन करवाऊं, पेश करूं उसके सामने। बिल्कुल ये मेरी बिल्कुल। अब एक। जितनी भी आपकी रचनाएं हैं उनको एक पुस्तक का रूप दे दीजिए, ताकि जी। वो समाज में जो है हमेशा के लिए बनी रहें। कविताएं जब पुस्तक के रूप में समाज में आती हैं तो वो अमर हो जाती हैं। तो हाँ, डॉक्टर साहब पिछले कुछ। वाले एपिसोड में जी जी जी, कुछ कह रहे हैं। हम्म। आपने कविता जो संग्रह के लिए आपने किसी ये कवित्री थी, उनको भी आप गुप्ता, मैडम गुप्ता जी को भी आपने सजेस्ट किया था कि अपना कुछ आप संग्रह कीजिए। तो वो आपकी बात मैंने नोट की। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि करूँ बिल्कुल। अब।
बिल्कुल बिल्कुल। उनको संकलित कीजिए और समाज में उनको दीजिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आपका माइक म्यूट पे है। डॉक्टर साहब, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी भी म्यूट पे ही शायद हैं। म्यूट म्यूट पे है। हाँ, शायद उनका मोबाइल से उनको उतना वो समझ नहीं आ रहा है कैसे ऑन करना है। अभी भी म्यूट पर ही हैं आप? हाँ। अब अब हो आप, गया। अब आई आवाज। क्या कुछ कह रहे थे आप? अरे नहीं, वो बात कर रहे थे। मैं अभी लैपटॉप अभी इन्होंने ठीक किया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं और कहीं और बात कर रहे थे, अच्छा ठीक है। तो गोविंद जी, आज हमारे साथ आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी यहाँ पर विराजमान हैं, और आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी यहाँ पर विराजमान हैं, और हरफन मौला जी हमारे साथ हैं। और इनके साथ ही कुछ लोग, रजनी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। रत्ना बापली जी हमारे साथ हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। और अब मैं सभी से एक एक करके निवेदन करूंगा कि वो आपके साहित्यिक जीवन के बारे में आपसे अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछें, और आप उनके प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से निवेदन करता हूं कि वो आपने कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहें तो पूछें। मैंने पूरा सुना तो है नहीं है। स्वागत है आपका। अब भैया, जो है ना, गोविंद जी। जी। हाँ, आपकी मतलब जो है ना, जो लिखते हैं आप, आपका मूल उद्देश्य क्या होता है लिखने का? सब मेरा मूल उद्देश्य जो लिखने का होता है, कुछ उसमें भावनाएं भी हों, और उसमें कुछ समाज को देने की कुछ अच्छी वो हो, कहना चाहिए। ठीक हो। समाज को कुछ अच्छा रिजल्ट जाए, उसका संदेश जाए समाज के लिए। हाँ, मतलब मेन उद्देश्य जो कविता का होता है वो तो यही होता है। तो आप ये किस मतलब विषय में खासकर लिखते हैं? सर, इस पे लोडिंग करें। ये मतलब सभी विधाओं में तो मैं प्रयास करता हूँ, गीत में भी, गजल में भी, हम्म, घनाक्षरी छंद, दोहे, सभी लिखते हैं। तो सभी में। बहुत सुंदर बात है। तो अब मैं आदरणीय रत्ना बापली जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने कुछ प्रश्न आपसे पूछे। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सबको, मंच के सभी अतिथियों को सब नमस्ते। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे विधा हैं जिस पर आप कविता लिखते हैं, तो आपको कौन सी विधा सबसे पसंद है? मुझे गीत वाली विधा अच्छी लगती है। गीत अच्छा। गीत में तो क्या होता है ना कि भाव एक तो उसमें ज्यादा लिखने का मतलब शब्द मिल जाते हैं, और भाव हम अपने बच्चे व्यक्त कर लेते हैं। धन्यवाद। जी। गीत विधा पसंद है, बहुत सुंदर। तो आदरणीय सुषमा सौम्या जी भी हमारे साथ हैं। तो अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अपनी कुछ बात अगर आपसे पूछना चाहें तो पूछें। आदरणीय सुषमा सौम्या जी, अपना वीडियो ऑन कर लें। चलिए, सुषमा जी लगता है कहीं चली गई हैं। जब तक वो आती हैं तब तक मैं हरफन मौला जी से निवेदन करता हूँ कि वो आपसे कुछ पूछना चाहें तो पूछें। हरफन मौला जी। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पूछना, बस ये जो लिख रहे हैं बढ़िया लिख रहे हैं। सुनता रहता हूँ इनकी कविताएं। अच्छी बात है एक ये वैसे। जान एक ये जानकारी चाहिए थी, ये जो वाह वाह की आपने बात करी, हम्म। इसका क्या प्रोसीजर होता है भाई? आपसे तो पता पड़ जाए ना। जी, वाह वाह। ये मतलब अपने आप मोबाइल मंच में बावा, एक वो है, पटल है, मंच पटल, वाह अच्छा। वाह। तो तो वो उसके क्या माध्यम से आप रचना मिलेगी।
अच्छा अच्छा, रचनाएं भेजनी पड़ती है वो? हाँ रचना वो पहले उसको रचना को पहले सेलेक्ट करेंगे वो। अच्छा अच्छा। पसंद आएगी तो आपको इनवाइट करेंगे। अच्छा। बस यही जानकारी चाहिए। जी जी। बहुत रचना पहले शुक्रिया। भेजनी पड़ेगी आपको। अब अब मैं आदरणीय सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने कुछ प्रश्न आपके आज के साहित्यिक विषय पर उनके दिमाग में हो तो वो पूछें आपसे। स्वागत है आपका। गोविंद सब मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर अभिनंदन और सबको होली की शुभकामनाएं। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो भी लिखते हैं, आप क्या कहानी संग्रह भी कुछ लिखा है आपने कुछ? मैडम आज तक मैंने कोई नहीं लेना लघु कथा लिखी ना कहानी लिखी, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। तो केवल कविता ही लिखते हैं? जी जी चलिए हाँ अब आप कविता। अगले लिंक में सुनते हैं आपकी कविताएं। मैंने स्वागत अभी है। तक सुनी नहीं है क्योंकि मैं इधर बहुत समय से बोली नहीं थी, तो अब सुन के ही अंदाज लगाएंगे। आज सुषमा जी आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो हाँ, बाकी और तो मैंने और बहुत कौन लोग। समय से सुनी नहीं है क्योंकि मैं काफी समय से नहीं जुड़ी हूँ इसमें, भारत की गोष्ठियों में भी नहीं जुड़ पाई ना इधर। 2-3 महीने जी हाँ से जी। बीमार थी तो इसलिए मैं, हाँ, अब सुनूंगी और कविता। स्वास्थ्य आपका? जी जी। स्वास्थ्य वैसे आप ठीक है। कौन से रस में लिखना, ये बताइए, आप कौन से रस में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब मेरा तो आप लो, उसका बैटरी चार्जर नहीं लगा क्या था? चार्जर लगा नहीं है क्या? वो गीत लिखना पसंद करते हैं, अभी उन्होंने बताया था। धीरज की नहीं नहीं, मतलब मुख्य मुख्य रस ऐसी साधारण या आध्यात्मिक श्रृंगार, रूप से? श्रृंगार पे ज्यादा मतलब ध्यान देता हूँ कि लिखूं मतलब। अच्छा अच्छा, चलिए जी। ठीक है, अच्छा है। तो लगभग सभी की बातें हमारे यहाँ पे हो गई हैं। डॉक्टर साहब आपके दो दो लिंक खुले हुए हैं, आप फोन से भी जुड़े हैं और इनका बंद लैपटॉप कर दिया। लैपटॉप से भी दिखा रहता है ये अभी दो। अभी भी खुला ही हुआ है, यहाँ पे दो आपका यूजर दो दिखा रहे हैं। और रजनी जी अगर आप हैं तो आप मोबाइल अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। शायद वो है नहीं। हाँ, बंद कर आ दिया गई वो। है आ गई है। तो बस अब यही पूछना था, जैसे कि आपने कहा ना कि साहित्य जो है वो लोक चिंतार्थ होना चाहिए। तो आजकल ऐसा साहित्य लिखा नहीं जा रहा है, कहते तो बहुत है सब लोग, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को ही प्रकट करते हैं, लोकहित के लिए कुछ रचा नहीं जा रहा है इस तरह का साहित्य। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, ये भावनाएं भी प्रकट करनी चाहिए लेकिन भावनाओं में भी कुछ संदेश हो। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग सिद्धांत करते हैं रचना, लेकिन वो अपने मन में जो भावनाएं आती हैं वही रचनाएं हो जाती हमारी भावनाएं ऐसी हो जो कि मतलब हैं। दूसरों को मतलब आहत ना करें। बात ना करे, राइट। क्या हुआ जाए? तो यही। चलिए और आपने एक बात कही थी हाँ कि इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा गिटार बताया था आपने, सबसे पहले जिस तरह से जी हवा की आवाज नहीं इंस्ट्रूमेंट आपने बताया था कि बजाते थे, सीखा था कुछ, गिटार था क्या था? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है रजनी जी। हमने तो आए हुए लेके आए हैं तो थोड़ा शोर शराबा है। हाँ, चलिए। आवाज आई। साफ नहीं आ रही तो सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो लगभग सभी की बातें प्रश्न हो चुके हैं और इसका समय भी समाप्ति की ओर है। अब अगले चरण में हम आपसे आपकी चुनिंदा आपकी पसंदीदा जो रचनाएं हैं वो सुनेंगे। तो उसके लिए 10 मिनट के बाद नए लिंक पर मिलते हैं और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मिलते हैं 10 मिनट के बाद।